आप देख ही रहे होंगे पाकिस्तान किस तरह से एक माहौल बनाने में लगा है जिससे वो कैसे ना कैसे करके भारत के आंतरिक मामलों में घुसपैठ कर सके। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा पाकिस्तान के जो सहयोगी मुस्लिम देश हैं वो भी उससे दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस काम को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बखूबी करने में भी लगे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत मिलकर जीसीसी यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल बनाते हैं और ये खाड़ी के देश हैं और इनके पास तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं, जिससे ये आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं। और पहले इन्हीं देशों के साथ पाकिस्तान के काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन अब यही देश भारत की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत ने इन देशों के साथ व्यापार और अपने राजनीतिक संबंध मजबूत करने भी शुरू कर दिए हैं। वहीं भारत जीसीसी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कई बार योजना भी बना चुका है, लेकिन वो बार बार टलती हुई दिखाई दी। इसलिए भारत ने अब अलग अलग खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करना शुरू कर दिया है। भारत ने यूएई के साथ ऐसा समझौता कर भी लिया है और अन्य देशों के साथ बातचीत जारी है। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे नहीं हो रहा है तो एक एक करके भारत सबको पकड़ने में लगा है ताकि एक सर्कल पूरा किया जा सके। यही नहीं, हाल ही में भारत ने जीसीसी देशों के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक भी की है, जिसमें न सिर्फ व्यापार बल्कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भी चर्चा हुई है। खास बात तो यह है कि बैठक भारत ने की है, लेकिन इसका असर चीन और पाकिस्तान में देखने को मिला है। वहीं खाड़ी देश अब भारत पर अधिक ध्यान दे रहे हैं क्योंकि भविष्य में तेल और गैस का महत्व घटने वाला है और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ना आवश्यक है। वहीं भारत एक बड़ा बाजार है और ग्रीन एनर्जी में वो सक्रिय भी है, इसलिए खाड़ी देश भारत के साथ साझेदारी पर ध्यान दे रहे हैं। यही वजह है कि इन देशों से भारत को काफ़ी महत्व मिल रहा है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये ब्रिटेन से जुड़ी हुई है, जो एफटीए को लेकर काफ़ी करीब पहुंच चुका है। लेकिन अभी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत काफ़ी सतर्क हो चुका है और ब्रिटेन को चेतावनी भी दे चुका है। दरअसल हाल ही में भारत ने ब्रिटेन को स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो ये समझौता करना चाहता है तो उन्हें कड़े नियम मानने होंगे, खासकर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में। बता दें कि भारत की मुख्य चिंता यह है कि ब्रिटेन चीन से सस्ते वाहन आयात करता है और उन पर मेड इन यूके का लेबल लगाकर भारतीय बाजार में ही ना भेज दे। इससे भारत का ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री खतरे में आ सकती है और इसी को रोकने के लिए भारत ने रूल्स ऑफ ओरिजिन पर सख्ती दिखाने का फैसला किया है। इसमें होगा ये कि रूल्स ऑफ ओरिजिन ये सुनिश्चित करेगा कि किसी प्रोडक्ट की एक बड़ी हिस्सेदारी उस देश में ही बनी हो जहां से वो निर्यात किया जा रहा हो और इससे चीन के सस्ते सामान के ब्रिटेन के माध्यम से भारतीय बाजार में आने पर भी रोक लगेगी। बता दें कि ब्रिटेन की इकोनॉमी अभी खस्ता हाल से गुजर रही है और ब्रेक्जिट से अलग होने के बाद तो ब्रिटेन की हालत ही खराब हो चुकी है। यही वजह है कि ब्रिटेन अपने व्यापार के लिए भारतीय बाजार को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है और ब्रिटेन चाहता है कि भारत अपने इंपोर्ट ड्यूटी को कम करे ताकि उसके प्रोडक्ट जैसे स्कॉच विस्की और इलेक्ट्रिक व्हीकल भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश कर सके। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि भारत के लिए ये समझौता तब फायदेमंद होगा जब ब्रिटेन भारतीय आईटी और हेल्थ केयर पेशेवरों को वहां काम करने की सुविधा दे और वीजा नियमों को आसान बनाए, क्योंकि अभी जिस तरह से ब्रिटेन ने अपने वीजा नियम बदले हैं उससे भारतीय स्टूडेंट्स के साथ ही साथ भारतीय प्रोफेशनल्स को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं भारत अभी ब्रिटेन को बहुत सारे सामान बेच रहा है और उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन यूके से भारत आने वाले सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है और अगर इन दोनों देशों के बीच एफटीए हो गया तो इससे ब्रिटेन के सामान भारत में सस्ते बिकेंगे, जिससे ब्रिटेन को बड़ा मुनाफा होगा और भारत को कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। यही वजह है कि भारत ने भी साफ कह दिया है कि वो अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा और रूल्स फॉर ओरिजिन पर कड़ा रुख अपनाएगा। साथ ही वो अपने आईटी और हेल्थ के सेक्टर के लिए भी फायदों की शर्तें जोड़ेगा। इसमें आपको क्या लगता है? भारत ने ब्रिटेन की गर्दन दबोचने के लिए सही पॉइंट पकड़े हैं? तो वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये जर्मनी से जुड़ी हुई है, जहां भी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हैं और इस बार उन्होंने अपने जवाब से पूरे वेस्ट का मुंह बंद कर दिया है, खास तौर से जर्मनी का। दरअसल यहाँ एस जयशंकर ने बताया कि भारत ने जंग रुकवाने के लिए रूस के सामने 4 पॉइंट फॉर्मूला रखा है। बता दें कि यहाँ युद्ध को लेकर पूछे गए सवाल पर एस जयशंकर ने कहा, भारत 4 सिद्धांतों पर विश्वास करता है। पहला ये कि शांति का समय होना चाहिए, दूसरा ये कि युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं होगा, तीसरा ये कि किसी भी सफल शांति प्रक्रिया के लिए रूस को बातचीत की मेज पर होना चाहिए और चौथा ये कि भारत संघर्ष को हल करने का तरीका खोजने की कोशिश में चिंतित और शामिल है। बता दें कि एस जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में रूस और यूक्रेन की यात्रा की है और अभी अजीत डोभाल भी रूस में मौजूद है।
भारत मानता है कि युद्ध का समाधान सिर्फ बातचीत से होगा और वह रूस और यूक्रेन से लगातार संपर्क में भी हैं। और ये सारे जवाब एस जयशंकर जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक को देने में लगे थे। और ये पहली बार नहीं है जब एस जयशंकर ने जर्मनी को रास्ते पर ला दिया हो। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन दोनों से इस युद्ध को रुकवाने के लिए आगे आने के लिए कहा था, लेकिन चीन ने युद्ध रुकवाने में बहुत कम कोशिश की है और उसकी सक्रियता इस युद्ध को लेकर गोलमोल दिखाई दी है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत सीधे सीधे रूस और यूक्रेन के संपर्क में है, जो दुनिया में कोई नहीं कर सका। वो शायद भारत अपनी चाणक्य नीति से कर जाएगा। वहीं जर्मनी ने चीन से जुड़े व्यापार को लेकर भी डॉक्टर एस जयशंकर को घेरा। तो एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने ऐसा नहीं कहा है कि वो चीन के साथ सारा व्यापार बंद कर देगा। भारत केवल उन बिजनेस एक्टिविटीज को जारी रखेगा जो नेशनल सिक्योरिटीज के लिए सुरक्षित हों। और आखिर में भारत ने साफ कह दिया कि रूस और यूक्रेन को ही विवाद सुलझाने के लिए बातचीत की टेबल पर आना होगा और भारत सलाह देने के लिए तैयार रहेगा यदि दोनों पक्ष चाहें। वैसे आपको क्या लगता है, भारत इस युद्ध को रुकवा सकता है? कमेंट में हाँ या ना कहकर जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यह हमारे पड़ोसी बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। वैसे तो भारत ने किसी तरह का बैन अभी तक तो बांग्लादेश पर नहीं लगाया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर अब भारत भी सख्त होता हुआ दिखाई देगा। बता दें कि हाल ही में मोहम्मद यूनिस ने अपनी जनता को खुश करने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है, जिसके परिणाम उन पर ही भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे। दरअसल बांग्लादेश ने हाल ही में भारत के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। उन्होंने हिल्सा मछली के निर्यात पर ही बैन लगा दिया है, जो भारत में बहुत लोकप्रिय है। खासकर दुर्गा पूजा के समय इसकी मांग बढ़ जाती है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि जब इन मछलियों की डिमांड दुर्गा पूजा के समय बढ़ने लगती है तभी इस तरह का बैन लगाया गया है। बता दें कि दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली परिवारों में हिल्सा मछली खाना एक परंपरा है, जबकि भारत में भी हिल्सा मछली मिलती है, लेकिन यहाँ बांग्लादेशी हिल्सा की मांग बहुत ज़्यादा है। वहीं बांग्लादेश ने इसके पीछे का कारण ये बताया है कि इन मछलियों की कीमतें वहाँ बढ़ गई हैं, इसलिए उन्हें इसके निर्यात पर रोक लगानी पड़ गई है। इससे वहाँ के मछुआरों को नुकसान हो सकता है, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाना ज़रूरी है। वैसे यहाँ एक मौका बांग्लादेशियों को मिल रहा था, पर वो भी उन्होंने गंवा दिया। अगर भारत भी कुछ ऐसी चीज़ों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने लग जाए और कोई भी बहाना बांग्लादेश पर चिपका दे, फिर बांग्लादेश के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। वैसे यहाँ भारत एक मौके की तलाश में है, अगर वो उसे मिल जाता है तो बांग्लादेश के हाथों में जल्दी कटोरा दिखाई देगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई है, जो आजकल भारत को काफ़ी ज्ञान देने में लगा है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने भारत को RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने का सुझाव दिया है, जिसे भारत ने 2019 में ही इस समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके जवाब में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GITRI का मानना है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक स्थिति और चुनौतियों को ठीक से नहीं समझा है, तभी उन्होंने ये सब बोल दिया है। दरअसल यहाँ वर्ल्ड बैंक के साथ ही साथ चीन का भी मानना है कि भारत को RCEP में ज्वाइन होने के बारे में सोचना चाहिए। बता दें कि RCEP एक मुक्त व्यापारिक समझौता है जिसमें 15 एशियाई और ओशियानीय देश शामिल हैं। बता दें कि चीन अपने सस्ते सामान बेरोक टोक कहीं भी बेच सके और RCEP इसके लिए उसकी मदद करने में लगा है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स इन कंट्री में डंप कर सके। और भारत ये बात पहले ही समझ चुका था, लेकिन ये थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया नहीं समझ सके, जिसकी वजह से थाईलैंड की कई सिरामिक फैक्ट्रियां अब बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। इंडोनेशिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। वहीं मलेशिया सस्ते चीनी सामान से अब भी परेशान है, जिसका हल उसको इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर भी नहीं मिल पा रहा है। यही वजह थी कि भारत इससे पहले ही इनकार कर चुका है, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक और चीन ये चाह रहे हैं कि भारत जैसे बड़े बाजार से जुड़ने से इन देशों को फायदा होगा और चीन का सामान भी बिक सकेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को RCEP में शामिल हो जाना चाहिए या चीन को अच्छे से समझा के भेज देना चाहिए?